सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर सीरीज। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं भाई। आज डेट है 31 मार्च 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है भाई। यहाँ पे मैं ना परी एज वेल एज 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पे जो भी दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना वो मैं 10 मिनट में कवर करवा देता हूँ भाई। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मिलेगी भाई आपको पीडीएफ जैसे हिंदू हो गया और जो भी है मेरे क्लास नोट्स है ना, इनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये हमने पॉलिटी स्टार्ट की है भाई। पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट में बता दीजिए कब इसको स्टार्ट करें, कब इस सीरीज को स्टार्ट करें। इसमें क्या है भाई, जो लक्ष्मीकांत है ना उसमें से हम पॉलिटी कंप्रीहेंसिव कवरेज करेंगे पॉलिटी का। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है अभी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीटी है भाई। सबसे पहले तो ये भाई न्यूज़ में क्यों आई है, न्यूज़ में आने का इसका मेन रीजन है जो ईरान है ना वो इस न्यूक्लियर ट्रीटी से अपने आप को एग्जिट करना चाहता है भाई। सबसे पहले देखते हैं भाई ये न्यूक्लियर ट्रीटी थी क्या। जैसे अराउंड 1968 और 67 के पास है ना 5 न्यूक्लियर स्टेट थे जिन्होंने ना न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया था। कौन कौन से थे भाई वे स्टेट? जैसे यूएस हो गया, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। ये 5 स्टेट थे जिन्होंने ना न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लिया था। और उसके बाद ये ट्रीटी लेके आया था कि इसके बाद है ना जो 1967 के बाद 1 जनवरी 1967 के बाद से पहले जिन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया ना वो तो अपने पास रख सकते हैं, पर 1967 के बाद ना कोई भी जो अदर कंट्री है ना वो न्यूक्लियर वेपन को डेवलप नहीं करेगी। अगर उसको यूज करना ना न्यूक्लियर वेपन का तो वो है ना उसका पीसफुल यूज कर सकती है। पीसफुल जैसे भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया। इसका क्या होता है भाई, अगर इन 5 स्टेट के पास है ना न्यूक्लियर वेपन होगा तो ये क्या होगा भाई, इसके पास ये मोनोपोली क्रिएट कर देगा। जैसे वर्ल्ड पावर फिर इनके हिसाब से चलेगी क्योंकि अदर कोई भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये न्यूज़ में न्यू है इसलिए क्योंकि जो ईरान है ना वो इसका एक सिग्नेटरी है। ईरान सिग्नेटरी है तो मतलब वो जो न्यूक्लियर वेपन है उसको डेवलप नहीं कर सकता। इसी वजह से न्यूज़ में है। अगर जैसे आज के टाइम पे जैसे हमारा एआई है, एआई के पीछे भी तो जो दो ही ये हैं, यूएसए एंड चाइना। अगर ये भी इसको डेवलप कर ले जाएंगे तो ये भी आगे जाके यही ऐसी कोई ट्रीटी निकाल सकते हैं कि भाई और कोई भी इसका यूज ना करे। तो इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान, तो ये दोनों इसके कोई भी सिग्नेटरी नहीं है। ऐसे ही अगर हम इसके सिग्नेटरी होती तो हमने जो हमारा पोखरण में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था ना वो हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। ये इसीलिए न्यूज़ में थी भाई। एक इसको ना 55 ईयर कंप्लीट हो गए हमारे 2025 में, इसकी वजह से भी न्यूज़ में थी। इट इज़ अप्रूव्ड बाय 1968 और फोर्स में कब आई थी भाई, 1970 में ये फोर्स में आ गई थी। इसका भाई देख लेते हैं भाई। इट इज़ ओनली मल्टीलेटरल बाइंडिंग ट्रीटी बाय द न्यूक्लियर वेपन स्टेट। जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है ना जो 5 स्टेट थे, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, तो इनके पास थी भाई ये। और की प्रोविजन इट डिफाइंस न्यूक्लियर वेपन स्टेट कंट्री पोसेसिंग न्यूक्लियर वेपन बिफोर 1 जनवरी 1967। तो इन 1 जनवरी 1967 से पहले जो भी जिसने भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया ना अब उसने कर लिया भाई, इसके बाद कोई भी इसको साइन नहीं कर सकता। इसकी मेंबर कंट्रीज देख लेते हैं भाई। 191 मेंबर इसके कंट्री है और 5 इसमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। क्या है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इसको याद रखना। और इसको मॉनिटर कौन करता है भाई, एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो इसको मॉनिटर करती है, जो हर स्टेट में जाके, स्टेट मीन्स मतलब हर कंट्री में जाके मॉनिटर करती है कि भाई ये कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन का पीसफुल यूज कर रही है उससे वेपन बना रही है। इसका ये इंपॉर्टेंट है भाई कि जो ईरान है ना, ईरान इसका सिग्नेटरी था। कब साइन किया था भाई, 1970 में ईरान ने इस ट्रीटी को साइन किया था। और अब जो टेंशन बनी हुई ना, जो यूएस, इजराइल और ईरान की टेंशन बनी हुई उनकी वजह से है ना जो ईरान है ना वो इससे एग्जिट करने की सोच रहा है भाई। और इससे एग्जिट करके क्या करेगा भाई, वो न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करेगा एज ए वेपन, ना कि पीसफुल तरीके से। मुझको ये इसको ना भाई कंप्लीट कवर कर लेना न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी को। वैसे तो मैंने करवा दी, बस इसका ना रिवीजन कर लेना, यहाँ से ना डायरेक्ट परी में क्वेश्चन आ सकता है भाई। ये हमारी नेक्स्ट हमारी उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या है भाई, जो उड़ान स्कीम क्या है, ये उड़ान स्कीम 2016 में लाई गई थी। इसका मेन मोटिव क्या था, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जो हमारे लोकल लेवल पे, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो पर्सन है ना वो भी एयरलाइन का फायदा ले सकें। और इसका मेन एडवांटेज क्या था, जो हमारी कनेक्टिविटी है ना, जो हमारी रिमोट एरिया, जो टायर 2 और 3 सिटी है ना उनमें जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना। अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी ना तो इसके 2 मेन रीजन है भाई। एक तो जो हमारी जो
जो हमारे रिमोट एरिया हैं, जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं, सो अगर उनमें हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी ना, जैसे कहीं पे वो डिजास्टर हो गया, तो वहाँ से भी हम बहुत ही कम समय में वहाँ पे हेल्प पहुँचा सकते हैं अगर हमारी कनेक्टिविटी फास्ट होगी। एक हमारी जो हमारे सिक्योरिटी का इशू होता है ना, जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में वही, जैसे हमारे एयरलाइन की कनेक्टिविटी अच्छी हो तो वहाँ पे है ना मिनिमम जो हमारे टाइम लगे है ना, अभी मिनिमम लगे, वहाँ पे हम अपनी फोर्स को डिप्लॉय कर देंगे। एज वेल एज जो हमारे आम नागरिक है ना, तो वहाँ से हम उनको बहुत ही कम समय में यहाँ पे वहाँ से ले आएंगे। सो इसका न्यूज़ में आने का रीज़न क्या है, जैसे हमारे रिमोट एरिया है वहाँ पे एयरलाइन को इतनी बचत नहीं होती, जैसे उनको टोटल भाई 100 रुपीज़ लगे और वहाँ से निकले कितने रुपये, 40 रुपीज़ निकले, तो जितना डिफरेंस आया ना 60 का, उसको क्या कहती है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो उसको भाई दे देगी कि जो इनका नुकसान होगा ना, एयरप्लेन का जो एयरलाइन होगी इनका जो नुकसान होगा उसको फिल कौन करेगी, हमारी गवर्नमेंट फिल कर देगी। जैसे जो हमारी एयरलाइन है उनका 100 रुपीज़ का खर्चा है भाई वहाँ पे जाने में, और वहाँ से निकले कितने पैसेंजर के कितने बने भाई, मान लो वहाँ से है ना 40 रुपीज़ बने, तो जितना 60 रुपीज़ का जो डिफरेंस है ना उसको कौन फिल करेगा भाई, उसको फिल करेगा गवर्नमेंट। तो ये एश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं भाई एयरलाइन को कि वो है ना कनेक्टिविटी को इंक्रीज करें। सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एक इम्पोर्टेंट जो प्री में आ सकता है भाई, बहुत ज़्यादा चांस है इसके प्री में आने के। एक तो भाई ग्रीन एयरपोर्ट, और एक जो हमारे ब्राउन एयरपोर्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, ब्राउन एयरपोर्ट, इन दोनों का डिफरेंस है ना कमेंट में बताइए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीन एयरपोर्ट क्या कहते हैं, जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किए जाते हैं ना एयरपोर्ट, जैसे हमारा कोई भी एक सिटी हो गई XYZ, जो XYZ में भाई बिल्कुल पहले से ही वो नहीं था ना एयरपोर्ट, तो वहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से एयरपोर्ट बनाना शुरू करते हैं, उसको ग्रीन एयरपोर्ट कहते हैं। जो ब्राउन एयरपोर्ट, जैसे ही कहीं पे एयरपोर्ट पहले था और उसको अब रीडिज़ाइन या रिकंस्ट्रक्शन किया जाए ना, उसको हम ब्राउन एयरपोर्ट कहते हैं। तो यही था भाई उड़ान स्कीम का। तो द स्कीम है डिजाइन अंडर द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी अंडर 2016 विच फोकस ऑन कनेक्टिविटी टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज की जो कनेक्टिविटी उनको इंक्रीज करना चाहते हैं भाई। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्व एज द नोडल एजेंसी, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना वो इसकी नोडल एजेंसी है। एक बार जो ये डिफरेंस नहीं आया था हमारा, जो 60 रुपीज़ का डिफरेंस आया था, उसको हम क्या कहते हैं भाई, वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो इसको कौन करेगा भाई, जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो इसको फिल कर देगी। सो एक ये जो एयर फेयर कैप टू एंश्योर अफोर्डेबिलिटी, तो जो हमारे फेयर होते हैं ना, तो उन पे ना एक कैप लगाना था कि जो लोकल पर्सन है, जो ग्राउंड लेवल पर पर्सन है, वो भी इनका यूज कर सकें। सो ये थी हमारी उड़ान स्कीम। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जेस पेपर 3 इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों है ये न्यूज़ में, क्योंकि जो हमारी जो प्रोडक्शन थी ना वो हमारी डिक्रीज चल रही थी, जो हमारी ग्रोथ थी वो नेगेटिव हो रखी, थोड़ी डिक्रीज थी। सो अब है ना हमारी ग्रोथ है वो इंक्रीज हो गई है। सो सबसे पहले देखते हैं हमारी जो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्या है भाई, इसके अंदर है ना हमारे 8 कोर सेक्टर आते हैं। 8 कोर सेक्टर, जो हमारी जो 40% हमारी जो ग्रोथ है ना, जो हमारा प्रोडक्शन डेवलपमेंट होता है, जो हमारी ग्रोथ है वो इनके अंदर होती है। जैसे अगर इन जो 8 कोर सेक्टर हमारे, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये जो हमारे हैं ना, अगर इनमें ग्रोथ होगी ना तो हमारे जो ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी है ना उसमें ग्रोथ होगी, क्योंकि ये हमारे कोर सेक्टर है इंडस्ट्री के। जो हमारा 40% का जो प्रोडक्शन है, जो हमारा अराउंड 40% प्रोडक्शन होता है ना, वो इनके अंडर आता है भाई। जो हमारी कंट्री का 40% प्रोडक्शन है ना वो इन 8 कोर सेक्टर से डिफाइन होता है। अगर इनमें ग्रोथ होगी ना, अगर ये इंक्रीज कर रहे होंगे तो हमारी ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। अगर इनमें डिक्रीज होगा ना, इन 8 कोर इंडस्ट्री में डिक्रीज होगा तो हमारी ग्रोथ है वो भी डिक्रीज होगी। सो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है ना वो इंक्रीज हुई है फिलहाल। पहले हमारी ग्रोथ क्या चल रही थी भाई, डिक्रीज हो रखी थी। सो अब हमारी ग्रोथ इंक्रीज हुई है। सो इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है भाई मोस्पी। मोस्पी क्या है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका बेस ईयर क्या है, 2011-12 इसका बेस ईयर है। यहाँ से प्रीमियम फैक्ट आ सकता है क्योंकि रिसेंटली हमारा CPI का जो बेस ईयर है ना वो चेंज हुआ भाई। उसको है ना कमेंट में बताइए, जो हमारा CPI है ना उसका बेस ईयर अभी क्या है।
सो ये था हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज ए की ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल यूज टू मेजर द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में जो भी चेंज होंगे ना वो इसको बताते हैं। एवरी मंथ ये रिलीज होती है भाई। कौन रिलीज करता है इसको? मोस्टली हमारी रिलीज करती है। और इसका बेस ईयर क्या है भाई? 2011-12। इसकी सिग्निफिकेंट क्या है भाई? जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना और जो RBI है वो इसको पॉलिसी में मेकिंग में यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा 40% प्रोडक्शन है ना वो इसमें आता है भाई। सो ये हमारे 8 कोर इंडस्ट्री ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC ने ना यहाँ से पहले ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कैसे आता है? जो इनकी परसेंटेज है ना उस पर क्वेश्चन आता है। सो पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर। सो सबसे कम किसकी है भाई? हमारी फर्टिलाइजर्स की। और सबसे ज़्यादा किसकी? हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्शन की। सो इसको ना रिवाइज करके जाना भाई, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आ सकता है। सो अगला हमारा जो हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट है ना उन्होंने गिग वर्कर से रिलेटेड एक बिल पास किया। सो सबसे पहले देखते हैं भाई गिग वर्कर क्या होते हैं। गिग वर्कर जैसे जो फ्रीलांस काम करते हैं ना, जो फ्रीलांस जैसे जोमेटो हो गए, जोमेटो के जो भी ये डिलीवरी वाले होते हैं ना, दीज आर नॉट द एम्प्लॉयर, ये इनके एम्प्लॉयर नहीं है, दीज आर वर्कर्स, दीज आर गिग वर्कर। गिग वर्कर मतलब फ्रीलांसर, जो भी फ्री में काम, जो फ्रीलांस काम करते हैं। जैसे किसी भी, जैसे कोई भी कंपनी हो गई, मैंने उसका जैसे वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, मैंने उसका भी काम ले लिया और किसी दूसरी कंपनी का भी काम ले लिया, तो मैं दोनों कंपनी का एम्प्लॉयर नहीं हूँ, मैं एक फ्रीलांस हूँ, मैं एक गिग वर्कर हूँ। तो इसीलिए ना उनको, अब इसके नुकसान क्या होंगे भाई? गिग वर्कर के नुकसान ये होंगे, इसका मेन नुकसान ये होगा कि हमें, मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी ये जैसे हमारे PF कटते हैं ना, प्रोविडेंट फंड, जो भी हमारे प्रोविडेंट फंड कटते हैं, और जो भी जैसे व्हीकल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो हमें जो हेल्थ पैकेज मिलते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस जो हमारी कंपनी प्रोवाइड करवाती है भाई, तो मुझको ना वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं इनका एम्प्लॉयड हूँ, मैं एज ए यहाँ पे गिग वर्कर हूँ, मैं एज ए यहाँ पे फ्रीलांसर हूँ। सो ये इसी के रिगार्डिंग है ना, जो हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट है उन्होंने एक इनकी सिक्योरिटी के लिए एक बिल पास किया। तो क्या अभी वो गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल, जो इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सो इसके तहत है ना एक स्टेट का वेलफेयर फंड बनाया भाई। क्या बनाया है? एक स्टेट मैनेजमेंट वेलफेयर फंड। स्टेट मैनेज, इनका जो जितने भी ये राइड करेंगे उसका ना टोटल 2% इस स्टेट वेलफेयर फंड में डेवलप हो जाएगा, जहाँ से इनको क्या मिलेगी भाई? इनको हेल्प मिलेगी, जहाँ से इनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। तो देखते हैं भाई गिग वर्कर क्या है। गिग वर्कर इंडिविजुअल हु वर्क एज टेम्परेरी, फ्लेक्सिबल और टास्क बेसिस। जैसे कोई भी टास्क मिला, इसके बेसिस पे जो भी काम करते हैं ना उसी पे इनको इनकम मिलेगी। सो ये होते हैं गिग वर्कर। की फीचर क्या क्या है भाई? इनके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, कि भाई मैं किसी भी टाइम काम कर सकता हूँ। नो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय रिलेशनशिप, क्योंकि ये एम्प्लॉय किसी के होते नहीं, तो इनके कोई भी रिलेशनशिप नहीं होते। पेड पर टास्क अर्निंग हाई है भाई इसमें, कि जितने टास्क करोगे उतने आपको पेड मिल जाएगी भी। इशू क्या है इसके? चैलेंजेस, इनके पास पहली बात तो कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा इनके लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ना इनके पास PF है, ना इनके पास पेंशन है, ना इनके पास इंश्योरेंस है। तो इसी को है ना कंप्लीट करने के लिए जो हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट है ना उन्होंने एक बिल पास किया है, सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो भाई ये था आज का टॉपिक। आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।